नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल टीचिंग टेक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द के बारे में। ये इसका पार्ट 2 है, यानी कि सेशन 2 है। सेशन 1 में हमने शब्द की परिभाषा, शब्द के अर्थ और अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया है और रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया, यानी कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों के बारे में हमने अलग अलग करके विस्तारपूर्वक अध्ययन कर लिया है। और साथ ही प्रश्नोत्तरी भी की परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो सेशन नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके आगे का वीडियो ये है जिसमें हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि तत्सम और तद्भव, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं कि तत्सम और तद्भव और देशज, विदेशज, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। और साथ ही साथ प्रश्नोत्तरी भी, ये सब डिस्कशन के बाद लास्ट में हमने प्रश्नोत्तरी भी लगाई है कि किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आप कंठस्थ कर लें और एक भी मिस्टेक न करें। तो चलिए देर न करते शुरू करते आज के इस सेशन को। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हाँ, उत्पत्ति के इसके देखिए 3rd नंबर है। इसके पहले हमने 1 यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार देख लिए हैं, रचना के आधार पर शब्द के प्रकार देख लिए पिछले वीडियो में। अब हम बात करेंगे तीसरा, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के प्रकार हैं वो है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द 2 शब्दों तत् और सम से मिलकर बना है। तत्सम शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? तत् और सम, 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें तत् का जो अर्थ होता है वो होता है उसके, और जो सम का जो अर्थ होता है वो होता है समान, यानी कि उसके समान जो है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तत्सम का जो अर्थ होता है वो होता है उसके, और सम का जो अर्थ होता है वो होता है समान, यानी कि उसके समान। अब किसके समान, ये समझने की बात है। किसके समान की बात की जा रही है? ज्यों का त्यों, यानी कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी व्याकरण में जैसा है वैसा ही इस्तेमाल कर लिया जाए, यानी कि संस्कृत भाषा के ऐसा शब्द जो जैसा है वैसा ही, मतलब ज्यों का त्यों उठाकर अगर हम हिंदी व्याकरण में उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या है? वो है तत्सम शब्द। वो क्या है? तत्सम शब्द। ठीक है, फिर से समझिएगा, संस्कृत भाषा का ऐसा शब्द, ठीक, संस्कृत भाषा में उपयोग होने वाला ऐसा शब्द जो कि हिंदी व्याकरण में भी वैसे ही रूप में आ जाता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं, जैसा है बस वैसा ही, यानी कि ज्यों का त्यों उठाते हैं और उसको हिंदी व्याकरण में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। ठीक, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कृषि। ठीक, कृषि, कृषि क्या है? एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक, और हिंदी में भी हम इसे, जैसे कृषि क्षेत्र या फिर अर्थशास्त्र में भी, या फिर अलग अलग जगहों पे जहाँ भी हमें ज़रूरत महसूस होती है वहाँ पे हम इसको ज्यों का त्यों रखते हैं, कृषि, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। उसी प्रकार से है पंक्षी, पक्षी। ठीक, तो पक्षी क्या है? पक्षी मतलब चिड़िया। अगर हम चिड़िया कहते हैं तो वो तत्सम नहीं होगा, लेकिन अगर हम पक्षी को पक्षी कहेंगे, यानी कि ज्यों का त्यों उठा कर रख लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द।
क्योंकि वो संस्कृत भाषा का शब्द है और हमने उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया, उसका ज्यों का त्यों हिंदी व्याकरण में हमने इस्तेमाल कर लिया, हिंदी में इस्तेमाल कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। उसी प्रकार से है फल। फल फल भी क्या है, संस्कृत भाषा का ही शब्द है और उसमें भी हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, कुछ भी नहीं किया और ज्यों का त्यों उठा कर रख लिया, तो वो क्या है, तत्सम है, वो भी तत्सम है। ब्राह्मण, क्षेत्र, हृदय, सृष्टि, आम्र, ठीक। तो ये सब क्या है, संस्कृत भाषा के शब्द हैं जिसमें कोई भी बदलाव हम नहीं करते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं हिंदी व्याकरण में। और जब कोई भी कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो शब्द कहला जाएगा तत्सम शब्द, ठीक है। वही शब्द जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है वो शब्द कहला जाएगा तत्सम शब्द, ठीक। अब वो शब्द कहला जाएगा तत्सम। अब आगे बढ़ते हैं तद्भव के बारे में, ठीक। तद्भव क्या है वो भी देख लेते हैं। तत्सम शब्दों यहाँ पे तत्सम नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा तद्भव, ठीक। तद्भव, तद्भव, ठीक। तद्भव शब्दों को यहाँ पे कट कर दीजिएगा। तद्भव शब्दों को दो शब्दों तत् और भव से मिलाकर बनाया गया है, ठीक। तद्भव शब्द दो शब्द तत् और भव से मिलकर बना है, ठीक। जहाँ पर तत् का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उससे, ठीक। और भव का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो उत्पन्न होना, यानी कि वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द से उत्पन्न हुआ है। ध्यान दीजिएगा, वह शब्द अब इसको तद्भव जो शब्द है उसको ही हम अगर विच्छेद करें और उसको समझने का प्रयत्न करें तो समझ में आ जाएगा कि जो तद्भव जो शब्द है वो क्या है, उससे, तत् का अर्थ है उससे और भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना, यानी कि उससे उत्पन्न हुआ कोई शब्द, ठीक। ध्यान दीजिएगा, उससे उत्पन्न हुआ कोई शब्द किससे उत्पन्न हुआ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि उससे उत्पन्न हुआ कोई शब्द संस्कृत भाषा का, ये ध्यान दीजिए, संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं, संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जो समय के साथ बदलाव होने से हिंदी व्याकरण के शब्द हो गए। जैसे कि संस्कृत भाषा को कोई शब्द उठा लीजिए और जैसे जैसे मतलब कि समय परिवर्तित हुआ तो उसमें कुछ हमने चेंज कर दिया बोलचाल की भाषा में या फिर प्रयोग की भाषा में, मतलब उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया और उसका हम हिंदी व्याकरण में इस्तेमाल करने लगे, ठीक। तो वैसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, तद्भव। अब देखिए संस्कृत भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है, अभी हमने पढ़ा ना, तद्भव का क्या अर्थ है, उससे उत्पन्न हुआ। तद्भव शब्द का क्या अर्थ था, उससे उत्पन्न हुआ, किससे उत्पन्न हुआ, संस्कृत भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ कोई जो दूसरा शब्द है जो कि हिंदी व्याकरण में उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका तद्भव, ठीक। अब देखिए, अब इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्षेत्र, क्षेत्र ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयत्न किया है। क्षेत्र, क्षेत्र क्या है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है और लेकिन हम जब बोलचाल में हिंदी व्याकरण, हिंदी में जब हम उसकी चर्चा करते हैं तो क्या लिखते हैं, खेत, ठीक। जैसे खेत को जोतना, ठीक, लेकिन वो एक्चुअली में होता क्या है, क्षेत्र को जोतना, ठीक। तो क्षेत्र से बन गया खेत, क्षेत्र हो गया आपका संस्कृत भाषा और उसका इस्तेमाल हमने हिंदी व्याकरण में किस रूप में कर लिया, खेत के रूप में कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तद्भव। खेत क्या हो जाएगा, तद्भव, और क्षेत्र क्या हो जाएगा, तत्सम। तत्सम से ही तद्भव बना है, ठीक। यानी कि संस्कृत से जो हिंदी में परिवर्तन कर दिया गया और एक नया शब्द बन गया तो वो हो जाएगा आपका तद्भव। आगे बढ़ते हैं। मुख, मुख क्या है, यह है आपका संस्कृत भाषा का शब्द,
लेकिन जब हम हिंदी में इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या कहते हैं, मुंह। ठीक, उसी प्रकार से ग्राम, ग्राम मतलब गांव होता है। ग्राम हम लोग इस्तेमाल करते हैं गांव के लिए, यानी कि वो संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन जब हम उसका हिंदी में यूज करते तो गांव कर लेते हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस शब्दों का ही अंतर है। और ग्राम क्या है आपका, ग्राम हो जाएगा तत्सम और गांव हो जाएगा आपका तद्भव। ठीक है, उसी प्रकार से और देख लेते हैं दुग्ध। दुग्ध क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है, उससे बना है दूध, तो दुग्ध हो गया आपका तत्सम और दूध क्या हो गया, तद्भव। ठीक, उसी प्रकार से आम्र है, आम्र मतलब आम, और आम्र क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द यानी कि तत्सम है, और ये क्या है, तद्भव। अग्नि से आग, आग क्या है, तद्भव है। उसी तरीके से भाई तद्भव है। अब देखिए पक्षी, पक्षी अभी हमने पढ़ा तत्सम है। ठीक, पक्षी क्योंकि संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन जब हम लोग हिंदी में उसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, पंछी। पंछी, पंछी जब हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका तद्भव, लेकिन जब हम लिखेंगे पक्षी, पक्षी जब लिखेंगे तो वो हो जाएगा तत्सम। ठीक, तो इस प्रकार से तद्भव और तत्सम। आगे बढ़ते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने का ट्रिक, ये आपका मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक तो हमने बेसिक सीखा कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, लेकिन परीक्षा में सेम टू सेम तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं, कभी कभार आ भी जाते हैं, हम देखेंगे उसके बारे में, चर्चा आगे है। लेकिन ज़्यादातर तो क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर दिया जाता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये तद्भव है और ये तत्सम है। तो इसके कुछ नियम हमने बारीकी से आपको समझाए हैं, ये आप पढ़ लेंगे तो आप 100% सही करके आएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। जिन शब्दों में छ, ठीक, छ यानी कि अक्षर वाला छ, छ अक्षर का प्रयोग होता है। ठीक, छ क्या है, संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक, अगर आपने वर्ण पढ़ा है तो आप वहाँ से जान सकते हैं कि छ जो है वो संयुक्त व्यंजन है। और जिन शब्दों में छ अक्षर का प्रयोग होता है वे क्या होते हैं, वे होते हैं तत्सम। वे सभी शब्द जिसमें छ शब्द का प्रयोग हो रहा है वो क्या हो जाएंगे, तत्सम के श्रेणी में आएंगे। ठीक, जैसे अक्षर, क्षरण, क्षय, पक्षी। फिर से देखिए, जिन शब्दों में छ अक्षर का प्रयोग हो रहा है वे शब्द क्या है, तत्सम की श्रेणी में। जहाँ भी आपने छ शब्द देखा उसको आप लोग तत्सम में रख लीजिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, अक्षर है, क्षरण है, क्षय है, पक्षी है। ठीक, ये सब क्या है, सब में देखिए आपको छ देखने को मिलेगा। वे सब क्या है, वे सब तत्सम शब्द के उदाहरण है। अब परीक्षा में इसी तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे कि निम्न में से आपको देख लीजिए कौन सा शब्द तत्सम शब्द का चयन करें, इस तरीके से ही प्रश्न बनते हैं। तो आपको जहाँ भी छ दिख जाए वहाँ पे आप तत्सम शब्द को सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन जब हम इसका तद्भव में इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करते हैं वो अब देखेंगे। ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे, जिन शब्दों में छ की जगह छ और ख, ध्यान दीजिएगा, छ की जगह ख और छ, छाता वाला छ, और ख खरगोश वाला ख। किसकी जगह पे, छ क्षत्रिय वाला छ की जगह पे छाता वाला छ और खरगोश वाला ख आ जाए तो वे सब क्या है, तद्भव शब्द में आते हैं। ठीक, समझ पा रहे हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो 100% श्योर हो जाएगा। जैसे अक्षर, अक्षर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छ आ रहा है तो वो तत्सम हो जाएगा। लेकिन जब अक्षर को आखर कोई बोले तो क्या हो जाएगा, वो तद्भव हो जाएगा। उसी तरह से भिक्षा, भिक्षा क्या है, तत्सम का शब्द है, तत्सम शब्द है। लेकिन भिक्षा को जब हम भीख बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। उसी प्रकार से पक्षी,
पक्षी को जब हम देखिए यहाँ पे परिवर्तित हुआ है ना, छ को हमने क्या कर लिया, छ, छाता वाला छ, ठीक। तो पक्षी से बन गया पंछी, तो ये तद्भव हो गया, तत्सम से तद्भव हो रहा है, ये भी है। ये इस तरीके से भी आप समझ रहे हैं, तत्सम से तद्भव में बदलने को कहेगा तो हम क्या परिवर्तित करेंगे, जो छ है क्षत्रिय वाला उसको हम छाता वाला छ करेंगे या फिर ख करेंगे, ठीक है। जैसा मतलब कि जैसा भी शब्द रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम वैसा करेंगे तो वो तद्भव में बदल जाएगा, ठीक। उसी तरह से लक्ष्मण है तो लक्ष्मण को लखन कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे छ को क्या बदल दिया, ख में बदल दिया। उसी तरह से भिक्षा को भीख में बदल दिया तो तद्भव हो गया, तत्सम से तद्भव बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पहला नियम है कि जिन शब्दों में पहला नियम आपका क्या है, जिन शब्दों में छ की जगह पे छ अक्षर का प्रयोग होता है वे तत्सम शब्द की श्रेणी में आते हैं, और जिन शब्दों में छ की जगह छ और ख का प्रयोग होता है वे क्या हो जाएंगे, तद्भव की श्रेणी में आते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, अपने पेन और पेपर कॉपी जो भी आपने रखा है अपने पास, इसको रख लीजिए, ये नियम है, ये भूल जाएंगे तो फिर गलत करके आएंगे, इसलिए मैंने अलग अलग पार्ट इसको बना दिया है ताकि आपको आसानी हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम अपने नियम नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। नियम नंबर 2 कहता है जिन शब्दों में श्र संयुक्त व्यंजन है श्र, ठीक, जिन शब्दों में श्र अक्षर का प्रयोग होता है वे तत्सम की श्रेणी में आते हैं। जहाँ भी आप श्र देखें, ठीक, श्रमिक हो गया, श्रेय हो गया, श्रेष्ठ हो गया। देखिए अभी एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, विस जहाँ भी आप श्र देखें वे मान लीजिए 100% वे तत्सम ही है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, नियम नंबर 2, जिन शब्दों में श्र का प्रयोग होता है वे होते हैं तत्सम शब्द, ठीक। जैसे श्रेष्ठ, जहाँ भी आप श्रेष्ठ देखें तो उसको तत्सम की श्रेणी में डाल दीजिए, वो वही तत्सम शब्द ही होगा। श्रावण, श्रृंगार, धनश्रेष्ठ इत्यादि ये सब क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं इसके आगे एक और मुख्य बिंदु की तरफ। जिन शब्दों में श्र की जगह स, सपेरा वाला स, ठीक, जिन शब्दों में श्र की जगह स अक्षर का प्रयोग होता है वे क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द में आएंगे, ठीक। जैसे देख लीजिए, श्रेष्ठ क्या था आपका, श्रेष्ठ था तत्सम, श्रेष्ठ क्या था तत्सम, श्रेष्ठ से बन गया सेठ, क्या बना, सेठ, ठीक है। तो जब हम श्रेष्ठ को सेठ बोलते हैं ना तो वो तद्भव होता है। तो इस तरीके से एक और तरीका ये है आपका, तत्सम से तद्भव अगर बनाने को बोलेगा तो किस तरीके से बनेगा ये भी आप सीख सकते हैं यहाँ से, और नहीं तो ये भी आप देख सकते हैं कि जिन शब्दों में क्या है, जिन शब्दों में श्र की जगह स आ जाए वे सभी क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे, ठीक। अब एग्जाम्पल में और भी देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में क्या देख लेते हैं, श्रेष्ठ से बन गया सेठ, यानी कि श्र से स का यूज हो गया, श्र से स का यूज हो गया तो वो हो जाएगा तद्भव। उसी तरीके से धन श्रेष्ठी, धन श्रेष्ठी से क्या बन गया, धन सेठ, ठीक है। तो ये हो जाएगा तद्भव, धन सेठ जो होगा वो तद्भव का हो गया। उसी तरीके से आपने देखा होगा बहुत ही कॉमन शब्द है श्रावण, श्रावण मास होता है ना, तो वो संस्कृत का है, यानी कि श्र का इस्तेमाल हो रहा है तो वो तत्सम हो जाएगा, लेकिन श्रावण से जैसे ही हमने सावन बोला तो वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। श्रृंगार से सिंगार, इस तरीके से ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ, देखते हैं अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम कहता है नियम नंबर 3, जिन शब्दों में श, शलजम वाला श, जिन शब्दों में श अक्षर का प्रयोग होता है वे तत्सम की श्रेणी में आते हैं, ठीक। जैसे शिक्षा,
जैसे शिक्षा, श्यामल, सैया, शुष्क, ये सब क्या है, इसमें तलब्बी से यानी कि सलजम वाले स का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब तत्सम के श्रेणी में हम लोग लिख देंगे। ठीक, अब देखिए एक और यहीं से एक और नियम आता है। एक नियम हमने ये देखा, जिन शब्दों में श का प्रयोग हो वो तत्सम की श्रेणी में आ गया, लेकिन जिन शब्दों में श की जगह स का प्रयोग होता है वे तद्भव की श्रेणी में आते हैं। कॉपी में ये सारे नियम लिखते जाइए, ये नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको तद्भव तत्सम से 100% क्वेश्चन करके आना है तो ठीक है। तो श की जगह स, ठीक, वे सब क्या हो जाएंगे, तद्भव। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा क्या है, तलब्बे श का इस्तेमाल हो रहा है तो वो हो जाएगा तत्सम, लेकिन जब शिक्षा से सीख बन गई तो क्या हो जाएगा, तद्भव। उसी तरीके से श्यामल, श्यामल में तलब्बे श है यानी कि तत्सम है, वैसे सपेरा वाला दंती सा हो गया तो वो हो जाएगा सावला। ठीक, सैया, शैया हो जाएगा आपका तत्सम और उसी का बन गया सेज तो बन गया तद्भव। उसी तरीके से शुष्क हो गया तो शुष्क का सूखा हो गया तो तद्भव हो गया श्राप हो गया, या फिर श्राप होता है, ठीक, श्र होता है श्राप। तो श्राप, श्र भी तो हमने पढ़ा ना कि जिसमें श्र दिख जाए वो तत्सम, तो जहाँ भी आपको शाप या श्राप दिखे तो वो तत्सम की श्रेणी में आएगा, और शराप जब दिख जाए तो वो तद्भव की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहचानने का ये तरीका है। और भी देखते हैं, और भी तरीके हैं इसमें, और भी क्या तरीके हैं वो देख लेते हैं हम लोग। और तरीके हैं, नियम नंबर 4 देखिए, नियम नंबर 4 क्या है, इसको भी नोट कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी नियम इसमें है सब इम्पोर्टेंट है और पहचानने का यही तरीका है। जिन शब्दों में वो अक्षर का प्रयोग हो, वो, ठीक है, वो अक्षर का प्रयोग हो, वे सभी, जहाँ भी आपने वो अक्षर देखा वहाँ पे उसको तत्सम की श्रेणी में डाल दीजिए। तत्सम में टिक लगाकर या फिर MCQ फील करके आप चले आइए, वो तत्सम ही है 100%। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, वानर, वानर, वानर में वो है तो ये तत्सम का है, तत्सम शब्द है। उसी तरीके से वधु है, वट है, वत्स, वृद्ध, ठीक। तो ये सब क्या है, ये इन सब में हमने क्या देखा, वह शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और जहाँ भी वह शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे तत्सम है, 100% तत्सम है। एक और नियम यहीं पे लिखा गया है, जिन शब्दों में वह की जगह पे ब अक्षर का प्रयोग होता है वे क्या हो जाते हैं, तद्भव हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे, हमने क्या किया, आपको कंपैरिजन करके आपको बता दिया। ठीक, कंपैरिजन जब हम तुलना करके जब हम किसी चीज़ को बताते तो वो 100% आपके माइंड में बैठ जाए। तो चूँकि मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको कुछ दूँ यहाँ से, ताकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो आप एक भी गलती, एक भी मिस्टेक करके ना आए, आप 100% सही करके आए। यही उद्देश्य है मेरा ये सेशन या फिर वीडियो बनाने का, यूट्यूब पे डालने का। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, इसको सपोर्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और मेरी जो कोशिश है ना वो सक्रिय हो, और मतलब कि उसका अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिले। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना चाहती हूँ। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और इन सब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे ही चलते हैं, वही इम्पोर्टेंट है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जिन शब्दों में वो, क्या पढ़ा हमने, एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा सा डाइवर्शन हो गया। जिन शब्द में वो अक्षर का प्रयोग होता है वे तत्सम की श्रेणी में, जहाँ भी आपने वह देखा उसको तत्सम की श्रेणी में डाल दीजिए, जैसे वानर, वधु, वट, वत्स, वृद्ध इत्यादि। ठीक, एक और नियम यहीं पे ऐड है, जिन शब्दों में वो की जगह पे ब शब्द का प्रयोग हो जाए, जिन शब्दों में वो की जगह पे ब का प्रयोग हो जाए वे सब क्या है, तद्भव के ही शब्द हैं। ठीक,
इन सभी नियमों को आप लिखते जाइए, बिना लिखे नहीं याद होगा। और कंपैरिजन करके बताया गया है तो कंपैरिजन करके लिखेंगे तो ही 100% मतलब माइंड में वो तुरंत ही आपके बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखेगा। ठीक, अब देखिए व की जगह पे ब ऐसा कौन सा शब्द है वो भी हम लोग देख लेते हैं। वानर, वानर है संस्कृत का शब्द, तत्सम है संस्कृत का ज्यों का त्यों भी में हमने लिखा, वो भी हमने सीखा। और व का इस्तेमाल हो रहा है तो इस रूल से भी हम इसको तत्सम बोलेंगे। ठीक, लेकिन व की जगह पे बंदर जब हम कह देते हैं, वानर से जब बंदर बन गया, बंदर जब हम लोग बोल देते हैं तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। उसी तरीके से एक कॉमन सा शब्द है वधू। कौन सा शब्द है, वधू। ठीक, वधू जनरली बहू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जब वधू बोला जाएगा तो वो तत्सम शब्द हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही हमने वधू को बहू बोल दिया तो वो तद्भव की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक, उसी तरीके से बट वृक्ष, पूजा भी होती है तो वट वृक्ष जो होता है उसको हिंदी में बोला जाता है वड। ठीक, बड़, तो जैसे ही वट से बड़ बन गया ना, बड़हड़, जो बड़हड़ का जो फल होता है वो वट वृक्ष से ही प्राप्त होता है। ठीक, तो जब जैसे ही वट हो गया तो आपका तत्सम हो गया, लेकिन वट से जैसे ही वट से बड़ बना तो वो हो जाएगा तद्भव। उसी तरीके से वत्स, वत्स से बालक हो गया। वृद्धि, वृद्धि, वृद्धि से अगर बढ़ोतरी होती है तो वो सब क्या हो जाएंगे, तद्भव। तत्सम से तद्भव भी बना दिया हमने, और देख लिया कि तत्सम में किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और तद्भव में किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका 4 नियम हमने देख लिए। एक नियम और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। नियम नंबर 5। ठीक, नियम नंबर 5 कहता है तत्सम शब्दों में, नियम नंबर 5 कहता है तत्सम शब्दों में प्रायः श, त्र, रि इन तीनों वर्णों का प्रयोग होता है। जहाँ भी आप श, त्र या रि देख लेंगे ना तो उसको तत्सम की श्रेणी में डाल दीजिए, वो तत्सम शब्द ही है क्योंकि उसी में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक, अब देख लेते हैं कौन कौन सा शब्द ऐसा आएगा भाई। श वर्ण, षटकोण, षष्ठ, पुष्टि, पुष्प, पृष्ठ, ये सब क्या है, इन सबों में श का इस्तेमाल हो रहा है। और जहाँ भी आप ये देखें शब्द वहाँ पे इसको तत्सम की श्रेणी में डाल दीजिए, बिना सोचे बिना समझे। बस याद रखना कि श जो होता है वो, यानी कि देखिए अब तालाबी श एक सलजम वाला सा हो गया, एक षटकोण वाला सा हो गया, ये दोनों किस में आएंगे, तत्सम की श्रेणी में आएंगे। लेकिन स यानी कि सपेरा वाला जो स होता है वो क्या आ जाएंगे, तद्भव की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, एक और नियम क्या कहता है, त्र, हमने अभी पढ़ा कि त्र से कौन कौन से शब्द बनेंगे, त्र से त्रिकोण, जहाँ भी आपने त्र देखा, ठीक, वे सभी क्या हो जाएंगे, तत्सम के शब्द हो जाएंगे। त्र, त्रिकोण, त्रिभुवन, त्रिभुज, नवरात्र, ये सब क्या है, ये सब में आप देख रहे हैं कि त्र अक्षर, त्र वर्ण का इस्तेमाल हो रहा है तो वे तत्सम है। ठीक, उसी तरीके से आपका है ऋग्वेद, पितृ, नृत्य, कृत्य, ये सब क्या है, ये सब आपके तत्सम शब्द के उदाहरण है। उदाहरण भी आपको अपने माइंड में रखना है और नियम भी रखना है। नियम जान जाएंगे तो उदाहरण तो अपने आप बन जाएगा, लेकिन अगर दोनों रखेंगे तो वो आपके लिए 100% बेनिफिशियल होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्दों में एक और नियम यहाँ पे कुछ में लिखा गया, तत्सम शब्दों में श, त्र, रि, तद्भव शब्दों में श, त्र, रि इत्यादि अक्षरों का प्रयोग नहीं होता है। ये कहाँ पे यूज होता है, तत्सम शब्द में होता है, तद्भव में नहीं होता है। ठीक, तद्भव शब्दों में स, र, रि मतलब रथ वाला र, उसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक, ये आपके 5 महत्वपूर्ण नियम हैं जो कि पहचानने का ट्रिक है और बहुत ही इजी ट्रिक है। आपको अपने कॉपी में पहले लिखना है और उसके बाद अपने माइंड में इसको एकदम बिठा लेना है। और भी ज़्यादा हमने यहाँ पे प्रश्नोत्तरी लगाई है, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं
उत्पत्ति के जो 4 जो प्रकार थे, तत्सम, तद्भव, उसमें से 2 ठो हमने पढ़ लिया है। अब तीसरा पढ़ते हैं देशज, और उसके बाद एक और है विदेशज। ठीक, तो देशज शब्द क्या है, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन लेकिन कम बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। देशज शब्द वे शब्द जिसकी व्युत्पत्ति, क्या कह रहा है, वे शब्द जिसकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं होता। मतलब कि कोई भी जो शब्द है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि कोई भी शब्द है तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। इस तरीके से हमने कई बार परिभाषाओं में, अलग अलग विषयों के परिभाषाओं में पढ़ा है। लेकिन ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है हमें पता ही नहीं होता है। हम ढूंढना भी चाहे उसको तो भी हमें नहीं पता चलता है कि वो कहाँ से, उसका स्रोत क्या है, हमें नहीं पता होता है। तो वे सभी शब्द जिसकी उत्पत्ति का स्रोत ही पता नहीं होता है, वे सब क्या हो जाएंगे, देशज शब्द या फिर देशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, अब ऐसे शब्द होते कौन है, क्योंकि अभी तक तो जो भी हमने पढ़ा वे सभी क्या है, कहीं ना कहीं से उसकी उत्पत्ति हुई ही है। तो पढ़ते हैं क्या है। देखिए, ऐसे शब्द क्षेत्रीय अथवा स्थानीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषा की जब बात होती है या फिर स्थानीय भाषा जब बोली जाती है, तो बोलचाल में जब स्वतः ही कोई भी आवश्यकता, बोलचाल की भाषा में जब कुछ भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, एक ही शब्द को दूसरे तरीके से बोलते हैं जिसका कोई भी अर्थ भी नहीं होता है, बस समझ में आता है कि हाँ किस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है, मतलब कि स्वतः उसका निर्मित हो जाता है वो। हम बोलचाल की भाषा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक, तो वो ज़्यादातर क्षेत्रीय ही भाषा होती है जहाँ पे शब्दों का अर्थ भी नहीं होता लेकिन मिलता जुलता रहता तो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो वे सभी देशी भाषा में आते हैं। जैसे अब देखेंगे एग्जाम्पल तो 100% क्लियर हो जाएगा। लोटा, लोटा एक ऐसा शब्द है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि लोटा शब्द किस में आते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी है आपका। लोटा जो शब्द होता है वो भोजपुर की तरफ में बोला जाता है। ठीक, तो ये एक क्षेत्रीय भाषा है जिसको हम लोग देशज शब्द के अंतर्गत रखते हैं। लोटा का कुछ भी नहीं है, मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है नहीं पता, ये बोलचाल की भाषा में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, उसी तरीके से कटोरा, कटोरा हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक, इंग्लिश में उसको हम लोग बाउल कहते हैं। ठीक, लेकिन हिंदी में कटोरा, कटोरा बोलते हैं, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई नहीं पता। ये सब मुख्य एग्जाम्पल है जो कि अगर आप रट लेंगे तो भी देशज से जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना आप कर सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से है डोंगा। डोंगा का अर्थ मतलब बस समझने के लिए एक शब्द की उत्पत्ति कर दी गई है, वो कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ भी नहीं पता है, वे सब क्या आ जाएंगे, देशज शब्द है। घोटाला, जगमग, झुग्गी, झुग्गी झोपड़ी, पों, डिबिया, डिब्बे को कई जगह पे डिबिया बोला जाता है। डिबिया का अर्थ नहीं होता है कुछ भी, लेकिन डिबिया बोला जाता है। खिचड़ी, काएँ काएँ, चटपट, भिंडी, खटिया इत्यादि, ये सब क्या है, देशज शब्द के उदाहरण है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है नहीं पता है। और ये सब जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिए ना, ये मुख्य एग्जाम्पल है, परीक्षा में कभी कभार पूछे गए हैं, कभी कभार देखे गए हैं, तो वही सब एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं ताकि आप एग्जाम्पल भी याद कर लेंगे ना, तो आपके माइंड में वो चीज़ें क्लियर करके आ जाएंगे एग्जाम में। चलिए अब बढ़ते हैं विदेशज शब्द। चौथा जो है विदेशी शब्द क्या कहलाता है। अब देखिए विदेशज शब्द क्या कहलाता है। विदेशी शब्दों के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में परिवर्तित करके, ध्यान दीजिए ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं ये। ठीक, विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में परिवर्तित करके या अपरिवर्तित करके इस्तेमाल होते हैं। यानी कि विदेशी भाषा से कोई शब्द हमने उठाया, लैटिन, ग्रीक या फिर जो भी हो, अरबी, टर्की,
पुर्तगाली जिसको कहते हैं, ये सब शब्द हमने उठाया और उसमें कुछ या तो परिवर्तन किया या फिर परिवर्तन नहीं भी किया किसी भी रूप में। जब हम हिंदी में उसका इस्तेमाल करने लगते हैं तो वे सभी क्या होते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं, यानी कि विदेशज। नाम से भी पकड़ सकते हैं ना, विदेशज, विदेशों से आया हुआ विदेशज। ठीक, तो विदेशी भाषा, चूँकि भाषा की बात हो रही है, तो विदेशी भाषाओं का इस्तेमाल जब हम हिंदी में करते हैं ना, तो वे सब क्या होते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक, इन भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी व पुर्तगाली भाषाएं शामिल हैं। देखिए आ गया अरब से जो भी शब्द आया, जैसे कि उर्दू ही आया है अरब से। तो उर्दू का ऐसा शब्द है जो कि हिंदी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉमन सा शब्द है कब्र। कब्र क्या है, उर्दू भाषा यानी कि अरबी से आया है, लेकिन हम उसको हिंदी में इस्तेमाल करते हैं कब्र। ठीक, और भी आगे हम लोग देखेंगे, फारसी है, टर्की है, मतलब तुर्की से आया हुआ भी कई शब्द हैं, अंग्रेजी से तो बहुत सारे शब्द हैं जो कि इस्तेमाल हम लोग करते हैं हिंदी व्याकरण में भी, हिंदी में भी, बोलचाल में भी करते हैं। ठीक, पुर्तगाली, ये सब शब्द जो विदेशों से आए हुए हैं उसको हिंदी व्याकरण में जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या तो उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं या फिर नहीं भी परिवर्तन करते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वे सभी क्या होते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका है अफसर। अफसर क्या है, ऑफिसर। इंग्लिश में ऑफिसर होता है, लेकिन उसका हम लोग क्या कहते हैं, अफसर कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा। उसी तरीके से इंजन, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा का शब्द है और उसको हम लोग इस्तेमाल करने लगते हैं हिंदी में। ठीक, या फिर कंप्यूटर में भी जितने सारे बहुत सारे लैंग्वेजेज आते हैं जो कि इंग्लिश के होते हैं और उसका हिंदी हमें नहीं पता होता, हम डायरेक्ट उसको इंग्लिश में ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वे सब क्या हो जाएंगे, विदेशज हो जाएंगे। जैसे अलमारी, अलमारी क्या है, वो विदेशी भाषा है, उसको हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर इंग्लिश भाषा है। तौलिया, गमला, लालटेन, सिलेट, अस्पताल, कीमत, कसरत, पेट्रोल, कुर्सी, किताब इत्यादि। तो ये सब क्या है, ये सब विदेशी भाषाएं हैं, लेकिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं आज के जनरेशन में, आज के समय में हम लोग हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में इन सब का इस्तेमाल समावेश कर चुके हैं। तो ये सब कौन सी भाषा के अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं आपके विदेशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं अलग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, परीक्षा में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका प्रश्नोत्तरी है, कुछ प्रश्नों का एग्जाम्पल मैंने दिखाया है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या होगा। देखिए हम यहीं पे सॉल्व करेंगे और कमेंट में आपको पूछेंगे, एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे भी। ठीक है, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द, क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं, देख लीजिए आपके सामने है। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, बताइए। संस्कृत भाषा का ऐसा शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बस जैसा है वैसा ही हमने इस्तेमाल कर लिया, तो कौन सा शब्द होगा वो, क्या देशज होगा, नहीं। क्या विदेशज होगा, नहीं। क्या तद्भव होगा, नहीं। तो क्या होगा, तत्सम। ठीक है, कौन हो जाएगा आपका सही एग्जाम्पल, सही उत्तर आपका हो जाएगा तत्सम, क्योंकि तत्सम शब्द ही है जो संस्कृत में इस्तेमाल होता है और इसको ज्यों का त्यों हम हिंदी व्याकरण में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्द के कितने भेद पढ़े हैं, 3 नहीं 4। उत्पत्ति के आधार पर हमने कितने भेद पढ़ लिए, उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्द के 4 भेद पढ़ लिए। कौन कौन, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ये टोटल 4 उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट,
आग शब्द का तत्सम होता है। आग शब्द क्या है? तद्भव का शब्द है। अब इसका तत्सम बनाना है तो क्या होगा? बताइए बताइए। इसका हो जाएगा अग्नि। अग्नि कोई शब्द नहीं होती, अगीन कोई शब्द नहीं होते। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, अग्नि। ये अग्नि जो है वो शुद्ध उच्चारण है, शुद्ध शब्द है लिखा हुआ, ठीक। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दूसरा, अग्नि, ठीक। उसके बाद बढ़ते हैं, इसको टिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? क्या पूछा गया? तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव हो या फिर देशज हो या फिर विदेशज हो, लेकिन तत्सम नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? त्रिकोण गलत है, क्योंकि त्रिकोण में त्र है और त्र तत्सम का उदाहरण है। श्रेष्ठ, इसमें भी श्र है, ठीक है, इसमें भी श्र है। श्र जहाँ भी आता है वो तत्सम का उदाहरण होता है, ठीक। आँख जो है, हो सकता है भवन। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, भवन। भवन क्या है? वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक। भवन को अगर तद्भव में बदलते हैं तो उसका घर हो जाता, लेकिन यहाँ पे भवन दिया गया है। लेकिन आँख जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा, आँख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को चुनिए। यहाँ पे आपका क्या चुनना है? तद्भव को चुनना है, ठीक। बक, मुँह, कर्म, प्रलाप, क्या होगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा मुँह, क्योंकि मुख अगर होता तो वो तत्सम होता, लेकिन यहाँ पर है मुँह, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, मुँह, ठीक है। इसको आप ले लीजिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे टिक कर दे रही हूँ फ्रेश करके। उसके बाद पढ़ते हैं, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात न हो वे क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा। ये मैंने अभी अभी बताया है कि कौन सा शब्द है जिसकी उत्पत्ति का कोई भी स्रोत ही नहीं है। जिस शब्द का उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं है, पता नहीं है कि वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्या तत्सम कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, ये देशज कहलाएंगे या फिर विदेशज कहलाएंगे? इसका जो उत्तर होगा वो आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपको समझ में आया भी है या फिर नहीं आया है, कि मेरी कोशिश व्यर्थ ही जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले। अगला है आपके सामने कि घोटक शब्द का तद्भव, घोटक शब्द का तद्भव रूप क्या है? घोटक। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाएंगे कि घोटक का तद्भव बता दीजिए। तो घोटक ऑलरेडी कोई ऐसा शब्द है जो कि तत्सम होगा या फिर देशज होगा या फिर विदेशज होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि घोटक का अर्थ क्या होता है। तो घोटक का जो सही अर्थ होता है, घोटक एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है घोड़ा, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा, इसका तद्भव रूप हो जाएगा घोड़ा। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन कि निम्न शब्दों में विदेशज शब्दों का चयन करें। अब इसमें से विदेशज कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मंत्रणा, इसमें त्र का उच्चारण हो रहा है। त्र किस में आएगा? तत्सम में आएगा। युद्ध, युद्ध जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये भी कैंसिल हो गया। प्रमाण, तो प्रमाण भी है, ये भी संस्कृत भाषा का ही शब्द है। तो ये तीनों तत्सम के उदाहरण है। और एक जो चौथा है ईमान, ये आपका विदेशज शब्द है, यानी कि दूसरे देशों से ये आया हुआ है, तो ये आपका विदेशज शब्द है। तो इतने मैंने प्रश्नों को आपके सामने बताया है। आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और हाँ,
और भी आपको क्विज सॉल्व करना है और भी प्रश्नों को सॉल्व करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको क्विज अलग अलग टॉपिक्स का क्विज सेपरेट आपको मिलता है, तो आप वहाँ से जाकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। बाय बाय।